लेकिन बात अब सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों तक नहीं है, बात महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में एटीएस ने गिरफ्तारी की है, यहाँ तक कि छापेमारी की है जगह जगह पर, जहां पर शिक्षकों के किरदार और उनके रोल को भी खंगाला जा रहा है। मेरे साथ पारस जुड़ रहे हैं। पारस, क्या है इस समय अपडेट? पारस, क्या है अपडेट इस समय? जी बिल्कुल मनोज, ये बहुत महत्वपूर्ण छापेमारी है जो महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा की गई है। ये छापेमारी कल शाम को की गई थी, जहां पर मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुंब्रा में ये पूरे छापेमारी को अंजाम दिया गया था महाराष्ट्र एटीएस द्वारा, जहां पर एक शिक्षक के घर पे छापेमारी की थी। शिक्षक का नाम इब्राहिम आबिद बताया जा रहा है। इब्राहिम आबिद मुंब्रा कोसा में किराए के मकान में रह रहा था, वहीं पे छापेमारी हुई थी। वहीं हर रविवार को कुर्ला की एक मस्जिद में उर्दू पढ़ाने भी ये शिक्षक जो है वो जाया करता था। जानकारी के अनुसार आबिद की दूसरी पत्नी कुर्ला में रहती है और एटीएस ने उसके घर पे भी छापेमारी की है। एटीएस को संदेह है कि आबिद बच्चों को आतंकी गतिविधियों में के लिए उकसाता था। एटीएस ने उसके घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिनका तकनीकी विश्लेषण अब किया जाएगा। हाल ही में पुणे में अलकायदा से जुड़े साहित्य रखने के आरोप में एक व्यक्ति को पहले ही पुणे पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में बहुत सारी कड़ियां हैं जिसको जोड़ना अभी बाकी है, बट महाराष्ट्र एटीएस भी एक्शन में है और लगातार छापेमारियां कर रही है। मनोज्ञा। पारस, धन्यवाद आपका। लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि विमानों में अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी और उसके साथ साथ इस समय BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सर्विसेज ने इस समय सबसे बड़े अपनी गाइडलाइंस इशू की हैं, जिनके तहत ये आदेश दिए गए हैं कि हर सिक्योरिटी, हर एंट्री पॉइंट से लेकर यहाँ तक कि खाना क्या जा रहा है अंदर और कौन लेके जा रहा है, पूरी सुरक्षा जांच की जाएगी। ये ध्यान रखा जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि स्क्रूटनी और सिक्योरिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा हर एयरपोर्ट पर। हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे ज्यादा समय लगे, लेकिन ये भी करना पड़ेगा क्योंकि अब देश की सुरक्षा का सवाल है। पल्लव मेरे साथ हैं। पल्लव, BCAS के इस आदेश का क्या मतलब हुआ और आने वाले दिनों में इस पर क्या क्या कार्रवाई होगी आज से ही? देखिए मनोज्ञा, जैसे ही दिल्ली में लाल किले ब्लास्ट की घटना हुई थी, उसके बाद रेलवे स्टेशनों और जो देश के सभी एयरपोर्ट थे उसकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश नागरिक विमानन मंत्री जो राम मोहन नायडू है उन्होंने दिया था। उसके बाद जो है कल जो है जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसने करीब 22 बिंदुओं की एक गाइडलाइन जारी की है और साफ तौर पे कहा है कि जो देश भर के तमाम एयरपोर्ट है उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से बढ़ाना है। जो वहां पे CCTV कैमरे लगे हैं वो पूरी तरीके से काम हो, यानी उनकी जांच की जाए। अगर कहीं पर कोई खाई पाई जाती है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। हर आने वाले व्यक्तियों की जो है अतिरिक्त जांच होगी, यानी जो आपको समय लगता था उससे आपको थोड़ा और पहले समय एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। और इसीलिए तमाम जगहों पर यह एडवाइजरी जारी की, करीब 3 से 3.5 घंटा पहले जो है वहां पर पहुंचे। जो कार्गो की चीजें हैं उसकी भी अतिरिक्त जांच की जाएगी, जो यात्री है उनके सामानों की अतिरिक्त जांच की जाएगी। यानी चप्पे चप्पे पर निगरानी करने की पूरी ये कोशिश की जा रही है और इसीलिए सभी एयरपोर्ट को ये गाइडलाइन जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से जारी की गई और 22 बिंदुओं की 22 पॉइंट की पूरी गाइडलाइन है, जिसमें कैमरे से लेकर जांच, जो उसके अलावा जो सामानों की जांच होती है, जो खाना दिया जा रहा है, जो सामान लेके जाया जा रहा है, उन तमाम चीजों की जो है विशेष जांच की जाएगी और ताकि कहीं पर भी सुरक्षा चूक न हो। और इसीलिए जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई। यात्रियों को लेकर ये साफ तौर पे कहा गया कि आप 3 से 3.5 घंटा पहले जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि अब अतिरिक्त समय लगेगा और अतिरिक्त सुरक्षा जांच जो है वो जो है अब होगी। मनोज्ञा जी, आपको अगर एयरपोर्ट पे ज्यादा समय लगे तो उसका बुरा मत मानिएगा। जो भी सिक्योरिटी एजेंसी कहे वो करिएगा, क्योंकि ये देश हित में है, ये आपके देश के लिए है, ये खुद आपकी सुरक्षा के लिए है, विमानों की सुरक्षा के लिए है और हर यात्री की सुरक्षा के लिए है। लेकिन अब बात कर लेते हैं डॉक्टर शाहीन की, वो चेहरा जिसे पूरा देश अभी पहचान चुका है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक डॉक्टर इस तरह की भूमिका निभा सकता है। लेकिन उनके आज को अब इतिहास से भी जोड़ा जा रहा है और इतिहास के चलते ही उनकी पुरानी शादी जिसमें डिवोर्स हुआ था 2015 में, उसे भी खंगाला जा रहा है। 2015 में डॉक्टर शाहीन ने जब अपना डिवोर्स फाइल किया था, क्यों किया था, और पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। रविश मेरे साथ हैं। रविश, अब ये मान लें कि तलाक क्यों हुआ था, ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है, किन कारणों से, क्या ये भी एक पॉइंट रहेगा पूरे इस इन्वेस्टिगेशन का? जी बिल्कुल मनोज्ञा, आपने बहुत सही बात कही कि जिस डॉक्टर का काम होता है लोगों की जिंदगी को बचाना, वही डॉक्टर अगर लोगों की जिंदगी लेने की साजिश रचने लगे तो आप समझ सकते हैं कि उसके व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कल हमने एक जगह पर कोशिश की कि ये पता चला कि शाहीन सईदा जो है वो
अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हालांकि वर्तमान में तो वो यहाँ पर रहती थी, इस कैंपस में रहती थी, लेकिन उससे पहले भी वो किराए पर एक दो जगह पर रह रही थी। तो उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पहले कहाँ रहती थी, इनका बिहेवियरल जो चेंजेस हैं वो कैसे हुआ है। क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो कुछ सूत्र हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि आमतौर पर वो खामोश रहती थी, बहुत ज़्यादा बातचीत वो किसी से नहीं करती थी और काफ़ी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो इसी के वजह से अब तमाम सारी जो बातें हैं उनके बारे में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में और क्योंकि इलाज के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और ये यहाँ पर पढ़ाती भी थी, यानी छात्र और मरीज दोनों इनके संपर्क में थे। और ये कहा जा रहा है कि जैश-ए मोहम्मद की तरफ से इनको भर्ती करने का, यानी जो भर्ती करने का एक जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर में सौंपी गई थी। और भर्ती कब होती है इस तरीके के जिहादी टेरर मॉडल का, कि उस वक्त लोगों के दिलो दिमाग पर असर अपनी बातों रविश, से आपको रोकूंगी, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। एटीएस के हिरासत में डॉक्टर परवेज है, डॉक्टर शाहीन के भाई हैं डॉक्टर परवेज, और एटीएस ने इस समय डॉक्टर परवेज को पहले गिरफ्तार किया है और डॉक्टर शाहीन के पिता के फोन को खंगाल रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या है उनके फोन में, अगर बातचीत हो रही है अपने पिता से, अपने भाई से। पूरा परिवार अब स्कैनर में है। पहले तलाक क्यों हुआ ये, और अब डॉक्टर शाहीन के इतिहास के साथ साथ उनके परिजनों को पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि भाई को ये जरूर पता होगा कि आखिरकार क्या था। रविश है मेरे साथ, मुकेश है मेरे साथ। मुकेश, क्या है इसमें अपडेट? जब एटीएस की गिरफ्तारी होती है तो उसके साथ रविश आप बताएं इस पर कि क्या है अभी इसमें अपडेट, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर तौर पर बात सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि इतिहास के एक एक पन्ने को खंगालने की होगी। जी बिल्कुल, और खंगालना जरूरी भी है क्योंकि लगातार वो अपने परिवार के संपर्क में थी। हालांकि कल उनके पिता की बयान आया था, उनका ये कहना था कि इस तरीके की कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी अपने भाई से खासतौर पर बातचीत होती थी। ये भी एटीएस देख रही है कि क्या कोई चीज सईदा शाहीन के बाद में छुपाई तो नहीं जा रही है। यही वजह है कि उनसे जुड़े हुए तमाम सारे लोगों से पूछताछ हो रही है और अब ये बात सामने आ रही है कि एटीएस ने उनके भाई जो परवेज हैं उनको गिरफ्तार किया है और शाहिदा से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों को भी जो है वो देखा जा रहा है, उनकी चैटिंग को भी देखी जा रही है और क्या बातचीत होती रही है इस बीच उसको भी देखा जा रहा है। क्योंकि कई सारे लोग ये बता रहे हैं उनसे जुड़े हुए कि वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और काफ़ी जो है वो अलग रहती थी, यानी आइसोलेशन में रहती थी, केवल कुछ गिने चुने लोगों से बातचीत होती थी। तो कल जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में टीम आई एजेंसी की तो ये भी देखा गया कि आखिर जो शाहिदा शाहीन है वो किनके साथ में बातचीत करती थी और वो कहाँ पर रहती थी। उनके भी सामान को तमाम सारे लेकर गई हैं एजेंसियां और वो भी एक जांच का विषय है। तो निश्चित तौर पर चूंकि ये सबसे ज्यादा रहस्यमयी जो किरदार है वो इस पूरे मॉड्यूल का, उसमें शाहिदा शाहीन है। मेरे सहयोगी रविश, पल्लव और मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले हर खबर पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम तैनात है। रेड रोड पर, यहाँ पर लाल किले के पास आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सन्नाटा क्यों है, लेकिन सन्नाटा उस गूंज की वजह से है जो इस धमाके ने छोड़ दिया था।